धन्यवाद सविता जी। और सबसे पहले अपने श्रद्धेय इंद्रेश जी का नमन, क्योंकि उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हो रहा है, और निरंतर व्यक्तिगत रूप से भी उनसे हमें बल मिलता रहता है। माननीय गोलोक बिहारी जी, जिनका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहा, और इस वेबिनार के लिए भी उन्होंने जिस तरीके से हमें गाइड किया कि क्या आपको बोलना है, कैसे बोलना है, वो बातें भी मैं ध्यान में रख। और साथ में हमारे जो पूर्व के वक्ता और हमारे वैचारिक आधार स्तंभ श्री शेषाद्रिचार्य जी, हमारे गुरुवर प्रोफेसर कपिल कुमार जी, जिन्हें सुनना हमेशा ही आनंददायक होता है और ज्ञानवर्धन होता है, और सही आपने कहा कि वीर रस की जैसा आभास होता है। तो मैं तो एक श्रोता के रूप में उन्हें सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ बनस्पत बोलने के लिए, लेकिन फिर भी जो मौका और जो उत्तरदायित्व दिया गया है उसके तहत कुछ बातों को मैं रखने की कोशिश करूंगा जो आदरणीय गोलोक बिहारी जी ने हमें निर्देशित किया है। अगर हम पुरातन मतलब अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बातों को अगर यहाँ पर रखें और उसकी शुरुआत विवेकानंद से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक करें, तो एक तारतम्य दिखाई देता है। ये दुखद आश्चर्य है और विषाद का विषय है कि हमारे एनसीईआरटी बुक्स में या सरकार के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 3 श्रेणियों में बांटकर पढ़ाया जाता रहा है: उदारवाद, उग्रवाद और गांधीवाद। और उग्रवाद में ही बहुत ही संक्षिप्त हिस्सा क्रांतिकारियों का वर्णन है, जो बहुत ही सैलो डिस्क्रिप्शन है। तो उसे कोई स्पष्ट पिक्चर नजर नहीं आता। अगर उसे बच्चों को जिस तरीके से समझ आती है, वो ये दिखाई देता है कि ऐसे क्रांतिकारी थे जो लगता है कि जन्म से ही हिंसक थे और उनमें मानवीय गुणों का निरंतर अभाव था। हिंसा किस लिए उन्होंने किया, किस लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, इन बातों का विस्तृत विवरण दुर्भाग्य से उन किताबों में दिखाई नहीं देता। जो मानस स्तर पर जो युवक बनकर तैयार होते हैं और बाद में चलकर बुद्धिजीवी के रूप में उसे स्थापित करते हैं, वो बातें अभी भी अधूरी हैं, जैसा कि हमारे गुरुवर प्रोफेसर कपिल कुमार ने ये बातें कही थी। तो निश्चित रूप से उसे देखते हुए हम जब राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, अपने राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, तो एक धारा दिखाई देती है, और उस धारा में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी जिनकी पहचान एक अलग रूप में की जा सकती है, जिन पर फिलोसफिकल इम्प्रिंट विवेकानंद का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लोकमान्य तिलक की अगर हम बात करें, लोकमान्य तिलक न केवल एक बहुत बड़े नेता थे, बल्कि बहुत बड़े एक कूटनीतिज्ञ भी थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखने की कोशिश की अंग्रेजी साम्राज्य हुकूमत के बीच में, वो अनुकरणीय है। और उनका जो त्रिसूत्रीय कार्यक्रम था, स्वदेशी, त्रिसूत्री स्वराज, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, इन तीनों चीजों को जनता के सामने रखने में, भारत के नव निर्माण में इनकी अहम भूमिका हो सकती है, जिसकी सबसे पहली शुरुआत लोकमान्य तिलक ने ही की थी। और लोकमान्य नाम भी इसलिए पड़ा कि वो भारत के सबसे बड़े नेता थे। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के भीतर ही हम उस कार्यकाल को हम देखते हैं, जब बंगाल विभाजन के पहले से लेकर तकरीबन 1920 तक जब उनका देहांत हुआ, उस समय के बीच के वो सबसे बड़े नेता थे। और ऑब्ituary में चाहे वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे अन्य लोग हों, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। लेकिन तिलक के द्वारा निर्देशित किए गए त्रिसूत्रीय कार्यक्रम को वो कांग्रेस में भी आगे नहीं बढ़ाया गया। और जिस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी उन्होंने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की थी जागरण मंच के द्वारा, जो आज सौभाग्य से भारत के अभी के प्रधानमंत्री ने लोकल टू ग्लोबल की जो बात कही, वो तिलक के विचारों से ही स्पंदित होता है, जो बातें तिलक ने 1915-1916 में कही थी, और जिस तरीके से उन्होंने ग्लास फैक्ट्री की स्थापना मुरादाबाद में और तमाम अन्य जगहों पर कही थी कि हमारे द्वारा चीजों का निर्माण होना चाहिए। तो एक सिलसिला दिखाई देता है, एक आध्यात्मिक तरीका, जो पॉलिटिकल मूवमेंट तिलक के बाद अगर हम आकर देखते हैं तो अन्य कई क्रांतिकारी नेता थे, और ये भी
1915 से लेकर 20 के बीच में दो धाराएं चल रही थी। एक क्रांतिकारी विचार का, जिसमें बंगाल में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में उसी दौरान आप ये कह लें कि गांधीवादी विचारधारा का भी आगमन 1915 में हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने एक अहिंसात्मक सूझबूझ के साथ देश को जोड़ने की कोशिश की, मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जो भारतीय राजनीति का वो एक बहुत ही खतरनाक हिस्सा बन गया, जिसमें हम कह सकते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी आई। खिलाफत मूवमेंट में उसकी झलक देखी जा सकती है कि खिलाफत मूवमेंट के विरुद्ध में जो दूसरे देश का के मुद्दे को उठाकर भारतीय समीकरण में जोड़ने की कोशिश की गई। वो ठीक है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, उस कॉन्टेक्स्ट के तहत किया गया, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट का बाद में भयंकर रूप से दुरुपयोग होने लगा और उससे कई विकृतियां हमारे देश के सामने दिखाई दी। तो वो चीजें अगर रिफ्लेक्शन हम अगर अब देखते हैं बाकी के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में, जिसमें अहम भूमिका सुभाष चंद्र बोस की है, जिसका विश्लेषण हमारे गुरुवर ने बड़े अच्छे ढंग से किया, उसमें सुभाष चंद्र बोस की कृति का एक बड़ा पैमाना यह है कि 1956 में, जिसके दौरान भारत को आजादी मिली थी, यानी उसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली थे, और 1956 में वो जब किसी समारोह में कोलकाता में आए हुए थे, तो कोलकाता में के चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि भाई आप तो जीत गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में आपकी विजय हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को आजाद आपने क्यों किया, मतलब क्या समीकरण बने? तो उनका बड़ा ही कैटेगोरिकल रिस्पांस था कि भारतीय सेना में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति विद्वेष की गति बड़ी तेजी से फैल रही थी, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे नौसेना हो। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि आजाद हिंद फौज के प्रति लोगों की आसक्ति निरंतर वेग से, बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी, और यही कारण था कि अंग्रेजों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था भारत को आजाद करने का। तो ये इससे बड़ा क्या फैक्ट्स हो सकता है, सबूत हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस तरीके से देश को स्वतंत्र कराने का, जैसा कि अखंड भारत को स्वतंत्र कराने का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। लेकिन दुर्भाग्य से हम अगर आज उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं या भारत अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये सारी बातें एक बार पुनः रेलिवेंट हो जाती हैं कि ये किताबों में ये चर्चा होती है कि सुभाष चंद्र बोस कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और उसी खेमे के थे, जबकि 1938 में उनके द्वारा काट्य भाषण में ये कहा गया कि कम्युनिस्ट कैन नॉट बी द नेशनलिस्ट, कि कम्युनिस्ट विचारधारा भारत में दे आर नॉट फिट इनटू। तो और उन्होंने रूस के एग्जाम्पल को बड़े ही विस्तृत तरीके से उनके वक्तव्यों में, उनके भाषण में समझाया गया है कि जो धार्मिक नहीं है, जो भारतीय रीति रिवाज को नहीं समझता, जिसके भारत का कोई अंश नहीं है, वो भारत की मुख्य धारा कभी बन ही नहीं सकता है। तो ये सारी बातें छिपा दी गई हैं और जनता से जनता, भारत के युवा पीढ़ी से महरूम है। तो हमें लगता है कि इन तमाम चीजों को, जो हमारे आध्यात्मिक पहलू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रहे हैं, जो हमारे अध्येता रहे हैं भारत निर्माण की, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो क्रांतिकारी विचारक हो, चाहे क्रांतिकारी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे उदारवाद के ही अंतर्गत हो या उग्रवाद के अंतर्गत हो, उन्हें समग्र रूप से एक बार पुनः रिविजिट करने की जरूरत है। और सौभाग्य है कि 2014 के बाद से जो भारत का निर्माण जिस गति से हो रहा है, जिस रूप में हो रहा है, उसमें कई रिफ्लेक्शन, चाहे वो कुंभ का आयोजन हो, चाहे योगा को स्थापित करने की बात हो, चाहे लोकल से ग्लोबल जाने की बात हो, उस रिफ्लेक्शन में आपको नजर आएगा कि तिलक की विचारधारा, सुभाष चंद्र की विचारधारा, विवेकानंद का फिलोसफिकल जो मैंडेट है, वो चीजें धीरे धीरे भारत में लागू हो रही है, समाहित हो रही हैं। हमें एक रिसर्चर के नाते, एक विद्यार्थी के नाते निश्चित रूप से हम सभी को एक योजना के तहत
एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ अपने गुरुवर कपिल कुमार के निर्देशन में, अपने अध्येता सरदे इंद्रेश जी के निर्देशन में ये चीजों को करना जरूरी है। और ये चीजें हो रही हैं, लेकिन और मजबूती के साथ एक टीम में बांटकर इसे किया जाए तो और ज्यादा सार्थक और मजबूत होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ, चूंकि समय नहीं है, सविता जी, मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।